नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र में बड़े फैसलों की बारी। टैक्स से शिक्षा तक कई अहम बिल लाएगी सरकार। 7 बड़े बिल की चर्चा। तो वहीं आज राजनाथ सिंह के दफ्तर में एनडीए के मंत्रियों की हुई अहम बैठक। पीएम मोदी का आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा। 26,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। राम मंदिर दान चोरी मामले में एक्शन की तैयारी। सिफारिश पर रखे गए 100 कर्मियों की हो सकती है छुट्टी। तो वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कांग्रेस की हुई एंट्री। पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से की मुलाकात। वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 20वां दिन। बलूचिस्तान के गुस्से की आग में जल रहा पाकिस्तान। बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर किया बड़ा हमला। बस को बम से उड़ाया। हमले में 45 जवानों के मारे जाने का दावा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के एक्शन प्लान की। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। खबरों के मुताबिक लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। लोकसभा में पेश किए जाने वाले 7 बिलों में विदेशी चंदा कानून में संशोधन यानी कि एफसीआरए, वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा, हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने, जन्म मृत्यु पंजीकरण, एमएसएमई और इनकम टैक्स से जुड़े संशोधन शामिल हैं। सरकार अपने अहम विधेयकों को पास कराने की रणनीति भी बना रही है। इसे लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक भी की गई। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और एनडीए के अन्य दलों के फ्लोर लीडर्स भी शामिल रहे। बैठक में सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही विपक्ष की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों पर सरकार के रुख को लेकर भी मंथन हुआ है। तो वहीं 19 जुलाई को सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग और 21 जुलाई को सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। सर, क्या तैयारी है मोदी सरकार की? देखिए, मोदी सरकार की तैयारी बहुत ही पुख्ता नजर आ रही है। और आज जो घोषणा की गई कि इन 7 अलग अलग कानून को हम पास करेंगे, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी 3 बड़े बिल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद होने जा रहा है, वो आखिरी मौके पे सरकार जब संख्या बल को पूरी तरीके से एनालाइज कर लेगी, तब उसे लेकर के आएगी। इसमें संविधान में संशोधन का मसला फंसा हुआ है, इसलिए उसे अभी लिस्ट नहीं किया गया है। उसमें परिसीमन भी है। उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन मामला कहीं और चला गया है। और तीसरा, वो जो सबसे पहले लाया जाएगा, जिसमें ये आकलन किया जाएगा कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोग नहीं हैं, वो 130वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें 30 दिनों के बाद मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, अगर वो जेल में रहे तो वो खत्म हो जाएंगे, उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीजें हो रही है। और सबसे बड़ी चीज, आज खबर आई डीएमके की तरफ से। कैपिटल टीवी ने बहुत पहले ही कहा था कि डीएमके से बातचीत हो गई। आज डीएमके की तरफ से ऑफिशियल बयान दिया गया कि डीलिमिटेशन का हमने विरोध जरूर किया था। गौर कीजिए, उन्होंने क्या कहा कि डीलिमिटेशन के खिलाफ डीएमके की थी, लेकिन अगर उस ड्राफ्ट में कुछ बदलाव होता है, बदलाव तो तैयार हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ही, कि हम जनसंख्या के आधार पर नहीं, सेंसस के आधार पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे जिस राज्य में जितनी भी संख्या है उसके 50% को हम बढ़ा देंगे। और डीएमके ये कह रही है कि अगर उस तरह का आएगा तब हम सरकार के साथ होंगे। मतलब संख्या बल भी तैयार है, एजेंडा भी तैयार है। और सबसे बड़ी चीज उसको कहना जरूरी है, वो ये कि वंदे मातरम का ये जो कानून आ रहा है, कि आइंदा उस कानून के पास हो जाने के बाद, जैसे अभी कोई वंदे मातरम में खड़ा नहीं होता, कुछ मुस्लिम लीडर कहते कि नहीं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम नहीं गाएंगे। अगर किसी ने भी वंदे मातरम का अपमान किया, उसे जेल की सजा होगी,
ये कानून लाया जा रहा है। जी, तो संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारी काफी बड़ी है। तो वहीं आज पीएम मोदी हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहे, जहां वो 26,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिंद के हुडा ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हरियाणवी में भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उनका जिंद से पुराना रिश्ता है और यहाँ का प्यार, मुर्रा भैंस, देसी घी और घेवर आज भी उन्हें याद है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 2014 से पहले मिडिल ईस्ट में युद्ध होता तो भारतीय रेलवे पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि उस वक्त डीजल इंजन काफी ज्यादा चलते थे, लेकिन अब उस समय की स्थिति नहीं है। पीएम ने कहा कि ये मोदी है जो बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते को जमीन पर उतारता भी है। साथ ही पीएम चंडीगढ़ पहुंचकर 4,700 करोड़ की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं केवल चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विकास को भी नई गति देगी। पंजाब को भी पीएम ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा और हरित परिवहन से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज पीएम ने किया है। सर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इतनी सारी सौगातें एक साथ, इसका असर पंजाब के चुनाव पर कितना पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल राइट टाइम पे राइट जगह पे मौजूद होते हैं। आज जालंधर में आपने देखा कैसे बिल्कुल वही पगड़ी पहनकर, और वो भी कलर आप देखिए ग्रीन, किसानों वाला, जिस कलर के गमछे के साथ किसान आंदोलन किया जा रहा था, आज वही पगड़ी पहनकर जालंधर पहुंच गए। सौगातें तो दी ही दी, लेकिन आप देखिए क्या लोकेशन है। जालंधर इज गोइंग टू बी द सेंटर। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में न सिर्फ एक सेकंड फिडल का काम नहीं करने जा रही है, बल्कि कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। कई सारी खबरें आ रही है, वहां चन्नी साहब को कह दिया गया है कि आपके डिमांड्स के सामने कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है। तो रास्ता बन भी रहा है और प्रधानमंत्री मोदी विकास और साथ ही साथ वहां मोबिलाइजेशन, इन दोनों में माहिर माने जाते हैं। संगठन भी काम कर रहा है। तो आज एक तरीके से आप समझिए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन का कैंपेन की उद्घोषणा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही चुनावी माहौल पंजाब का पूरी तरीके से बदल गया है। जी, चलिए अब बात राम मंदिर चंदा चोरी मामले की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए एसआईटी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त समय मांगने की तैयारी में है। अंतरिम रिपोर्ट में अब तक की जांच की प्रगति और जुटाए गए सबूतों और प्रमाणों का ब्यौरा दिया जा सकता है। अंतिम रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के प्रबंधन, दान की गणना और चढ़ावे के प्रबंधन तंत्र में बड़े सुधारों पर फैसला ले सकता है। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को अयोध्या में प्रस्तावित है, जिसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही एसआईटी जांच में बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। राम मंदिर में सिफारिश पर रखे गए 100 कर्मचारियों की छुट्टी हो सकती है। एसआईटी की जांच में इन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच के दौरान एसआईटी की टीम इन कर्मियों से पूछताछ भी कर चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट में अगर इनकी भूमिका संदिग्ध मिली तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। सर, क्या तैयारी है एसआईटी की और एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ है? देखिए, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि एसआईटी की तरफ से आज कहा गया है कि थोड़ा सा उनको फाइनलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दे आर सीकिंग सम मोर टाइम, कि जिसमें वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार कर सके। कई सारी चीज़ें हैं जो जानकारी आ रही है सोर्सेस के माध्यम से, उसमें ये बताया जा रहा है कि कई बड़े लोगों के नाम लापरवाही के तहत उस रिपोर्ट में डाला गया है। मतलब जिस चीज़ का सबको इंतज़ार है कि क्या चंपत राय के ऊपर, क्या और बाकी जो गोपाल राव हुए, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्या एसआईटी उनको दोषी करार देगी? तो बताया यही जा रहा है कि लापरवाही इन लोगों के द्वारा की गई, ये उस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सोमवार, जब सुप्रीम कोर्ट में इस चंदा चोरी के मसले को फिर से सुना जाएगा।
कोर्ट ने इन एसआईटी से रिपोर्ट मांगी थी और बंद लिफाफे में जो इंटरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं, जो अब तक जो जांच में बातें सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको स्टडी करने के बाद बड़ा फैसला लेगी। अगर सीबीआई की जांच या फिर जो विपक्षी पार्टियां चाह रही है कि एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो या फिर सीबीआई के तहत इसकी जांच हो, अगर वो आदेश नहीं दिया जाता है तो ये अपने आप में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मुहर लग जाएगा कि सरकार वाकई एसआईटी के जरिए गुनहगारों को पनिश करने के लिए ये सारी कवायद कर रही है। जी, अब बात दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 20 दिन पूरे हो चुके हैं। वो 28 जून से भूख हड़ताल पर है। आंदोलनकारी देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पर यह प्रोटेस्ट राजनीतिक रंग ले चुका है। कल ही अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे थे। इसके पहले भी विपक्ष के कई नेता पहुंच चुके हैं, तो वहीं आज इसमें कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। आज केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके सोनम वांगचुक के सेहत का हालचाल जाना, तो वहीं पवन खेड़ा आज जंतर मंतर पहुंचे। पवन खेड़ा ने कहा कि हम सभी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंतित है। सत्ता में बैठी सरकार बहुत असंवेदनशील है और लोकतांत्रिक विरोध की भाषा नहीं समझती है। सर, ये तो पूरा राजनीतिक हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देर से क्यों एंट्री ले रही है? कहाँ एंट्री हुई है? पवन खेड़ा को भेज देना और एक ट्वीट कर देना, एंट्री हो गई। भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा पेपर लीक का है। और राहुल गांधी आज कहाँ है? वो देहरादून में है। हालांकि मौसम खराब हो गई, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन वो तो इसी मुद्दे पे जिस पे सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे हैं, उसको दरकिनार करके ये अपने लिए अलग जमीन तलाश रहे हैं। कहाँ? देहरादून में। राजनीति, क्योंकि वहाँ चुनाव है। मतलब उनकी नज़र में सोनम वांगचुक की जिंदगी और उनका भूख हड़ताल कम इंपॉर्टेंट है, देहरादून का कार्यक्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से सारे लोग ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इज नॉट टेकिंग वेरी सीरियसली। अरे ठीक है, जाने तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, सोशल मीडिया पे बड़ा एक दबाव आ रहा है, तो किसी को भेज दो। पवन खेड़ा कोई महान लीडर है, कोई बहुत बड़े लीडर है क्या? देश को तो पता भी नहीं कि उनका होम टाउन क्या है। बता सकते हैं कोई? ये इतने बड़े लीडर हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी ने भेज दिया। खैर, अब आप जाकर के वहां ज्ञान दे रहे हो कि सरकार जो है लोकतंत्र की उन भावनाओं को समझती नहीं है, वो दमन करती है, बहुत तरह तरह की बातें। अब ये कांग्रेस पार्टी तो ना करे, क्यों? अन्ना हजारे जब आंदोलन करने के लिए आए, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया। उनको सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया, जेल के अंदर डाल दिया, और सारे लोगों को, जो अन्ना आंदोलन में जुटे हुए 5000 लोगों को देश भर में आपने हिरासत में ले लिया। इतने लोगों को आपने ले लिया कि जेल का आपके लिए कम पड़ गया। तो आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक स्टेडियम है छत्रसाल, उसमें आपने लोगों को घुसा दिया कि भाई यही जेल बना रहेगा। आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हो। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने प्रोटेस्ट किया, आपने पुलिस भेज करके रात भर डंडे चलाए और उसमें एक की मौत भी हो गई। आप बताओगे कहानी? तो देखिए, ये एक तो तमाशा चल रहा है, नाटक। वांगचुक को कैसे वहां से निकाला जाए। 20 तारीख को वैसे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया आमिर खान के बयान के बाद। ये बता दिया गया ये फर्जी है, ये वो फुनसुक वांगडू नहीं है जो 3 इडियट स्टोरी का जो किरदार था फिल्म का, ये अभी तक उसी को भुनाने में लगे हुए सारे लोग, सारे पत्रकार का एक पूरा जत्था कि देखिए कितना बड़ा आदमी है, इसके ऊपर फिल्म बन गई। आमिर खान ने कहा कि नहीं भैया, जब हमने इस फिल्म को बनाई तब तक तो हमको मालूम भी नहीं था कि सोनम वांगचुक है कौन, सो वो किरदार वो नहीं है। इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह के माध्यम से आपने एक तमाशा करने की कोशिश की, वो आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तुंग जिले के खड़कोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला किया है। संगठन के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।
पाकिस्तान सेना ने बस काफिले पर हमले की पुष्टि भी की है, लेकिन हताहत हुए जवानों की संख्या पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। बेले ने इस हमले को फतेह स्क्वाड द्वारा अंजाम दिया गया एक सुनियोजित और जबरदस्त हमला बताया है। सर, बेले तो लगातार पाकिस्तान पर कहर बरपा रहा है। 45 सैनिकों की मौत की पुष्टि क्या हो गई है? देखिए, 45 नहीं बताया जा रहा है कि संख्या कहीं ज़्यादा है। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो थोड़ा अनऑथेंटिकेटेड है, लेकिन हमले तो हुए, मारे गए लोग। और ये इस वक्त हो रहा है जब पीओके के अंदर डेडलाइन दी जा रही है कि वहां पे नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान पीओके छोड़ो, पाकिस्तान कश्मीर छोड़ो। इस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सड़क पे हैं। बलूचिस्तान जल रहा है और ये बार बार इस तरह के हमले अगर आप पिछले 6 महीने में देखिए तो लगातार कभी ट्रेन, कभी आर्मी का काफिला, कभी आर्मी का स्टेशन, कभी हेडक्वार्टर्स, हर जगह हमले हो रहे हैं। लेकिन ये बड़ा भयानक हमला हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, वो वीडियो भी आया, उसकी पुष्टि भी हुई। 30 लोग मारे गए, 30 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के। वो पूरा ट्रक ही लेकर के वो एक स्टेशन में लेकर चला गया, जो ऑलरेडी मैंने बाकायदा पूरे के पूरे कैंपस के अंदर तहस नहस और बर्बादी की। अब उसमें 30 संख्या बताई गई थी, लेकिन अब वहां के जानकार बता रहे हैं कि संख्या जो है वो 50-55 के आसपास। ये पाकिस्तानी झूठ बोलने में माहिर है। अभी 45 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से घेर के मुनीर के कायर सेना को मारा गया है, वो संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसका रेमिफिकेशन क्या है? इसका रेमिफिकेशन कई सारे हैं। वो कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान जहां रेयर अर्थ मटेरियल है, जहां ट्रंप को ये कह के आया था कि मुनीर कि आपके हवाले जो है रेयर अर्थ मटेरियल्स देंगे, वो इलाका डिस्टर्ब्ड है। मतलब अब वहां कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। चाइना की तरफ से बार बार इस बात को दबाव दिया जा रहा है कि हमने कॉरिडोर तो बना दिया, लेकिन वहां आपका कंट्रोल नहीं है। इस तरीके से अगर लगातार हमले हुए, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।